ठीक है। उप्स, सॉरी, मेरा ये फॉक्सेट रीडर हैंग हो गया है। अच्छा, ये हमारा चैप्टर 4 है, बेसिकली फोर्थ का पार्ट ए है। ठीक है। अच्छा, मैं आप सबके ना माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अनम्यूट की आपको प्रिविलेज दे रहा हूँ कि आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर जब मैं कुछ पूछूं तो आप अनम्यूट करिएगा, बिला वजह अनम्यूट न करिएगा, वरना फिर दोबारा मुझे म्यूट पे रखना पड़ेगा आप सबको। अच्छा, अभी क्या है बेटा कि हम ना अभी ये जो चैप्टर नंबर 4 है, ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताया था इसका। ठीक है, अभी उसी बेसिक्स को ही हम दोबारा कैरी करके थोड़ा और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले इस चैप्टर में किसकी बात करता है? अगर आप सबके पास बुक खुली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बुक से ज्यादा आसानी से समझ आएगा। काइंडली अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा अगर आप सबके पास है तो। ठीक है, नहीं है तो काइंडली बुक अपने पास रखा करें। तो यहाँ से जब मैं आपको बता रहा हूँ तो साथ साथ आप बुक का भी देखते जाया करें, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, सबसे पहले ये है कि हाउ कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट द डाटा। कंप्यूटर्स जो हैं, जो डाटा क्या है बेसिकली? डाटा हमारे पास जो रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसको हम डाटा कहते हैं। ये जो हमारे पास डाटा है, जो कि किसी पिक्चर की शेप में हो सकता है, किसी साउंड या वीडियो की शेप में हो सकता है, किसी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, ये सब डाटा है। कंप्यूटर इस डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था जो कंप्यूटर है ये बेसिकली नंबर्स और डिजिट्स पे बेस कर रहा है। तो इसको अपना डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए इसको अपना डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स और डिजिट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर्स और डाटा को यूज करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम नंबर्स को यूज करते हैं, नंबर सिस्टम को। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम को। इसी तरह से कंप्यूटर जो है वो ना, हम स्टैंडर्ड लाइफ में डेसिमल को यूज करते हैं, कंप्यूटर जो है वो डेसिमल को यूज करता है, ऑक्टल को भी यूज करता है, और ऑक्टल के बाद वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी यूज करता है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को, बाइनरी को बिलखसूस तौर पे, खास तौर पे जो है ना बाइनरी को वो इस्तेमाल करता है कंप्यूटर। इन तमाम नंबर सिस्टम्स को कंप्यूटर इस्तेमाल करता है अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देयर आर सेवरल डिफरेंट नंबर सिस्टम्स एग्जिस्ट जिनकी ये मैंने आपसे बात की है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? ये वो नंबर सिस्टम है यूज्ड बाय ह्यूमंस टू काउंट कंटेन 10 डिस्टिंक्ट डिजिट्स। कैसे 10 डिस्टिंक्ट डिजिट्स होते हैं? 0 से लेके 9 तक, ये 10 डिजिट्स हो गए। डिजिट्स कंबाइन टू मेक अ लार्ज नंबर। हम 0 से 9 तक काउंटिंग करते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि कैसे हम काउंटिंग करते हैं।
तो इसके बाद बेसिकली हमारे पास ये 10 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो डिजिट्स हैं ये कंबाइन करते हैं और हम फिर इनसे लार्ज नंबर क्रिएट कर लेते हैं। डेसिमल नंबर्स में बेसिकली हम इस तरह से करते हैं। इसके बाद क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के पास इस नंबर सिस्टम के अलावा, डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा सिंपल नंबर सिस्टम होता है जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या करता है, यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू काउंट। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास या जीरो होता है या फिर वन होता है। ठीक है, अगर हमें कोई भी दूसरा नंबर बनाना है तो हम इस बाइनरी नंबर सिस्टम से इन दो नंबर्स को फर्दर कंबाइन कर कर एक नया नंबर बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है जीरो डेसिमल में, एक नंबर है वन, और एक और नंबर है हमारे पास टू। बाइनरी के अंदर अगर हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम कैसे करते हैं, ये हमने सीखना है। आगे नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है, ये कंप्यूटर यूज करता है अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये बिट से मिलकर बना होता है, यानी कि ये जीरो जो है बाइनरी के अंदर, या जीरो या वन, तो ये जीरो एक बिट है, एक बिट है, वन एक बिट है। जब जीरो और वन को हम कंबाइन करेंगे, ऐसे ऐसे हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जब चार बिट्स बन जाएं तो इसको हम कहते हैं निबल। इसको हम क्या कहते हैं, निबल। जब ये चार बिट्स कंबाइन कर कर एक निबल बनाती है, तो निबल में चार बिट्स होते हैं। अगर दो निबल आ जाए हमारे पास, तो दो निबल जो है कंबाइन कर कर हमें बेसिकली कितने बिट्स देंगे, आठ बिट्स। ये आठ बिट्स जो होंगी एक बाइट बनाती हैं। आठ बिट्स एक बाइट बनाती हैं, तो आठ बिट्स एक बाइट बनाती हैं। ठीक है, और बाइट जो होती है, ये जो एक बाइट है जिसके अंदर आठ बिट्स होती हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इस तरह से हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन में आठ बिट्स जब होंगी तो वो बाइट कहलाएगा, एक बाइट। और इस एक बाइट में हम कोई एक करेक्टर कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। तो एक बाइट जो है वो एक करेक्टर अपने पास सेव करता है कंप्यूटर। अब आप मुझे ये बताएंगे कि आपके पास जो आपका बेसिकली जो आपका नाम है, फॉर एग्जांपल एक नेम है एमन, ये कितनी बाइट्स में सेव होगा। एक करेक्टर एक बाइट लेता है तो ये नेम कितनी बाइट्स में सेव होगा, एक दो तीन चार पांच, पांच बाइट्स पे। ठीक, इसी तरह से अगर एक नेम है अली, ये कितनी बाइट्स में सेव होगा, तीन पे, तीन बाइट्स में। कितने पे, तीन बाइट्स पे सेव होगा। एक करेक्टर एक बाइट को सेव कर रहा होता है, इसलिए हमारे पास तीन करेक्टर्स हैं जो एक वर्ड बनाते हैं। तो बेसिकली ये तीन बाइट्स पे सेव हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारा कंप्यूटर जो है वो टेक्स्ट कोड्स को टेक्स्ट कोड को जनरेट करता है, यानी कि बेसिकली कंप्यूटर मैथ को समझता है और हम कंप्यूटर को कीबोर्ड से एक करेक्टर देते हैं। ए दिया मैंने करेक्टर इनपुट,
कंप्यूटर क्या करता है, इस ए की बेस पे एक करेक्टर के बैक एंड पे कंप्यूटर के पास एक डिजिट सेव किया हुआ है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाने वालों ने, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वालों ने, जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, जो विंडोज बनाने वाले हैं, उन्होंने ए के पीछे एक करेक्टर सेट किया हुआ है, एक वैल्यू सॉरी सेट की हुई है, जिसका है वैल्यू 65। अब जब भी कंप्यूटर को ए रिसीव होता है, वो उसको कन्वर्ट करता है पहले एक वैल्यू में, डेसिमल वैल्यू में। इस डेसिमल वैल्यू को वो बाइनरी में चेंज करता है और इसको कंप्यूटर समझ के ए प्रिंट कर देता है स्क्रीन के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारा टेक्स्ट कोड है, स्टैंडर्ड कोड नेसेसरी फॉर द डाटा ट्रांसफर। ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट कोड्स हैं, ये हमारे पास कंप्यूटर का एक आस्की टेबल होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की। ठीक है। ये हमें एक बड़ी लंबी सी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कोड्स बने होते हैं, जैसे इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और डिवाइड का साइन, परसेंटेज का साइन, स्मॉल ए बी सी टू जेड, कैपिटल ए बी सी टू जेड। ठीक है। इस तरह से डिफरेंट सिंबल्स लिखे होते हैं और हर सिंबल के पीछे एक कोड भी बताया हुआ होता है कि इस सिंबल का ये कोड है। आप अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से इक्वल्स टू का साइन लिखना चाहते हैं, तो इसका एक कोड दिया हुआ होगा 31। आप जब 31 लिखेंगे तो कंप्यूटर ये कोड समझ जाएगा, ये इस तरह की डैश लगाना चाहता है। अगर आप ऐसा एरो बनाना चाहते हैं तो इसका एक अलग कोड होगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, हर डिजाइन के पीछे एक कोड जनरेट करता है। वो कोड बाइनरी में चेंज होता है और कंप्यूटर बाइनरी में उसको समझकर वो कोड हमें डिस्प्ले कर देता है, वापस बाइनरी टू टेक्स्ट फाइल को चेंज कर देता है। ठीक है। इसी तरह से ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा हम सिंबल्स चाहिए हो किसी और तरह की ग्राफिक्स के लिए, तो फिर हम एक्सटेंडेड टेबल इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर सिंबल आ जाते हैं और बाकी तमाम चीजें। ठीक है। ये चीज मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, आखिर लेक्चर के आखिरी 10-15 मिनट में आपको वर्ड बताऊंगा। तो उस वर्ड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, ये आस्की कोड्स भी मैं देखूंगा होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, और ये यूनिकोड्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये क्या होता है, ये डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, जैसे ये टिल्ड का साइन, टिल्ड का साइन, जैसे माइनस, टिक का निशान, ठीक है, क्रॉस, इस तरह के सिंबल्स होते हैं जो कि यूनिकोड्स में होते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, टेक्स्ट फाइल हो, टेक्स्ट कोड्स को बेसिकली किसी नंबर में चेंज करता है और उस नंबर को फिर फर्दर बाइनरी में चेंज करके अंडरस्टैंड करता है, फिर वापस उसको डिस्प्ले करता है उस बाइनरी के जरिए किसी भी स्क्रीन के ऊपर, जिसको यूजर देख के यूज करता है। तो इस तरह से कंप्यूटर है डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब कंप्यूटर जो है वो इस डाटा को प्रोसेस कैसे करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो नंबर में तो चेंज कर लेता है, लेकिन उस नंबर को बेसिकली वो करता कैसे है, प्रोसेस कौन करता है, उसको समझता कौन है कंप्यूटर में, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। आप सबको पहले बताया हुआ है। सीपीयू का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द रिसोर्सेज इन द कंप्यूटर, जैसे रैम को कितना इस्तेमाल
तरह से हम होता है भाई, वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, जैसे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो सीपीयू बताता है कि अब यूजर इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहता है तो बाकी तमाम एप्लीकेशंस को कर दो और इंटरनेट ब्राउजर को प्रेफरेंस दो कि वो मेमोरी को इस्तेमाल करे, जितनी मेमोरी उसको चाहिए, ताकि यूजर जो काम इंटरनेट पे करना चाहता है वो ना रुके। तो ये जो इंटेलिजेंटली काम कर रहा होता है ये होता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के अंदर हमने हमने बात की थी टेक्स्ट का एक नंबर क्रिएट होता है, टेक्स्ट का, टेक्स्ट का बेसिकली, और वो फिर बाइनरी में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक करेक्टर जो होता है 8 बिट्स पर होता है 1 बाइट पे, तो ये 4 हैं ऐसे। इस एक नंबर को ये सीपीयू यूज करता है। अब सीपीयू के अंदर वो कौन सी चीज है जो इन नंबर्स को कैलकुलेट करती है, चेंज करती है, सारा कुछ करता है, वो क्या है? उसका नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ए एल यू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करती है? ये सिंपल मैथ ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। एएलयू ये किसी भी डाटा को एक फॉर्मेट में, डेसिमल फॉर्मेट से उसको बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करेगी, सिंपल मैथ ऑपरेशंस। ठीक है, या किसी भी डाटा को टेम्परेरी किसी मेमोरी में, कंप्यूटर के जो करीब, सीपीयू के करीब मेमोरी होती है वहां पर उसको सेव करता है, या वहां से उसको उठाना होता है, उसको इस्तेमाल करना होता है, फेच करना होता है। तो ये ए एल यू करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बेसिक ऑपरेशन क्या है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का? इट परफॉर्म सिंपल मैथ ऑपरेशंस, ये इसका बेसिक फंक्शन है। अब फर्दर आपके पास क्या है कि हमारे पास मशीन साइकिल्स होते हैं। ठीक है, steps by a CPU to process the data, instruction cycle, CPU get the instructions, execution cycle, CPU perform the instructions। ये मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स हैं, जैसे खत्म मुझे प्लीज दोबारा सेशन ज्वाइन करिएगा। अब होता क्या है, देखें हमारी बात शुरू कहाँ से हुई है। अभी इसको मत देखिएगा, इसको आप भूल जाएं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। हमारी बात यहाँ से शुरू हुई है कि कंप्यूटर डाटा कैसे प्रोसेस करता है। हमने बताया कि हमारे पास ना डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के, जो कि कंप्यूटर के पास होते हैं, जैसा कि डेसिमल फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट और सारा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ऑक्टल फॉर्मेट, ये सारे होते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी डाटा को एक नंबर असाइन करता है, उस नंबर को फिर वो बाइन में चेंज कर लेता है, जो कि कंप्यूटर को समझ आती है। अब कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू लगा होता है, इस सीपीयू के अंदर एक एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो क्या करता है, किसी भी नंबर को किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हेल्पफुल साबित होता है। हमने ये समझा अभी तक। ठीक है, कि टेक्स्ट को कैसे हम मैथ में चेंज कर लेते हैं और कंप्यूटर उस वापस मैथ को वापस एक टेक्स्ट में चेंज कर लेता है। तो हमने सिर्फ इतनी बात अभी समझी। लेकिन आपका ऑथर बुक का क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो सीपीयू है, जो आपकी मशीन है कंप्यूटर की, ठीक है, इस मशीन के पास बेसिकली 3 तरह के साइकिल्स होते हैं। मैं आपको अभी समझाता हूँ। 3 तरह के साइकिल्स होते हैं। ठीक है, एक साइकिल को वो नाम देता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है,
एक साइकिल को वो नाम देता है एग्जीक्यूशन साइकिल। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको सिर्फ इतना समझाया गया है, जी भाई ये जो तीसरा बंदा है जिसने हाथ खड़ा किया हुआ है, बताएं क्या बात करनी है। सर ये पूछना था कि जो बाइनरी के अंदर चेंज करता है कंप्यूटर, ये सिर्फ कंप्यूटर के अंदर होता है या मोबाइल के अंदर भी यही फंक्शन होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस है जो कि सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है, जिसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर से हमारे पास गेट्स बने होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस जितनी भी होंगी जो ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती हैं या बाकी गेट्स पे बेस कर रही होती हैं, उन सब के अंदर बाइनरी होता है। तो इन ठीक है शॉर्ट ये है कि तमाम मोबाइल्स, टेलीविजन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जिसमें छोटा सा भी चिप लगी हुई है, वो डाटा को बाइनरी में चेंज करके अंडरस्टैंड करती है। थैंक्स सर। हाँ जी। अच्छा, जिस स्लाइड पे मैं आपसे ये बात कर रहा था अभी माइक्रो प्रोसेसर वाली, ये आपको सुनने में पर मुश्किल लग रही थी, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाना चाहता हूँ ताकि आपको वो स्लाइड समझ आ जाए कि वो बात क्या कर रही है। बेसिकली जो आपका कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, ठीक है, ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर में दरअसल अगर एक काम इसको कह दिया जाए, मिसाल के तौर पर कि आप हमें ये इमेज जो है, ये जो है ये शो करें, इमेज शो करें। अब इमेज कहां पर पड़ा हुआ है? हार्ड डिस्क में, HDD हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव। और अब कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेसर, बेसिकली प्रोसेसर क्या करेगा, इस काम को 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा। वैसे ये ज्यादा स्टेप्स होते हैं, लेकिन आपकी बुक ने जितने बात की मैं उतनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रोसेसर है ये काम कर रहा होता है पाइपलाइन आर्किटेक्चर पे, पाइपलाइन आर्किटेक्चर पे, पाइपलाइन आर्किटेक्चर। ठीक है, अब पाइपलाइन आर्किटेक्चर क्या है कि कंप्यूटर पहले 1 सेकंड में इस जो इंस्ट्रक्शन आती है, इस इंस्ट्रक्शन को रैम में या मेमोरी में लोड करता है। ठीक है, तो इसको कंप्यूटर कहता है, इस ये जो छोटा सा एक step है, या आप आसान कह लें इसको, ये मेरी एक बारी है, मैं मतलब एक बार में, एक साइकिल में मैं एक काम करूंगा, ये दूसरा साइकिल है उसका, ये उसका थर्ड साइकिल है। तो अब उसको ये इमेज शो करना है मॉनिटर, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, पाइपलाइन आर्किटेक्चर पे सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन फेच करेगा। IF इंस्ट्रक्शन फेच, फेच का मतलब होता है उसको हार्ड डिस्क से लेगा और उसको मेमोरी में, रैम में लेके जाएगा, इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, पहला साइकिल। इंस्ट्रक्शन फेच करने के बाद प्रोसेसर क्या करता है, सेकंड साइकिल, सेकंड स्टेप पे इंस्ट्रक्शन फेच की हुई को, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। ID, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, समझ आप, सिर्फ समझाने के लिए, ये आपकी बुक में थोड़ी छोटी बात की हुई है तो वो कुछ बच्चों को शायद ना समझ आ रही हो, तो इसलिए मैं जरा ब्रॉड करके उसको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोसेसर जो होता है वो साइकिल्स पे काम कर रहा होता है। 1 सेकंड के अंदर वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल एक जो जो भी इंस्ट्रक्शन है, भले वो इमेज है, वर्ड है, कुछ भी है, उसको वो लोड करेगा, इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, फेच करने के बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। ये जो डिकोड है ना, ये बेसिकली उसको समझेगा कि मैंने करना क्या है, उसको बाइनरी में चेंज करके
उस इंस्ट्रक्शन को समझेगा, ठीक है, इस इमेज को बाइनरी में चेंज कर देगा। अगले तीसरे साइकिल के अंदर वो जाएगा, इंस्ट्रक्शन फेच और डिकोड के बाद इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। जब एग्जीक्यूट कर लेगा तो उससे अगले साइकिल में, उस साइकिल में एग्जीक्यूट करने के बाद उसका जो रिजल्ट होगा उसको जाकर वो क्या करेगा, उसको स्टोर कर देगा, ठीक है, वापस मेमोरी में जाकर उसको कहीं पर भी उसको स्टोर कर देगा। अब ये बेसिकली जो आपको मैंने बताया है पाइपलाइन आर्किटेक्चर, ये आजकल के प्रोसेसर में इस्तेमाल होता है। पाइपलाइन आर्किटेक्चर फर्स्ट साइकिल में वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन फेच करता है, सेकंड साइकिल में वो डिकोड कर रहा है, थर्ड में एग्जीक्यूशन कर रहा है, फिर वो आखिर में जाकर उसका जो रिजल्ट है उसको स्टोर कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन फेच क्या है, a प्लस बी कर दो 2 प्लस 3, इसने फेच कर ली, डिकोड किया, समझा कि क्या जमा करना है, ए जमा सॉरी 2 प्लस 3 करना है, 2 प्लस 3 करना है, इसने डिकोड किया, समझा, समझने के बाद 2 प्लस 3 किया, रिजल्ट 5 आया, उसने 5 को जाकर मेमोरी में स्टोर कर दिया। ये आजकल के जो प्रोसेसर्स हैं वो इस तरह करते हैं। अब वो थोड़ा सा आपको आगे बता रहा हूं, वो क्या करते हैं, जब पहले इंस्ट्रक्शन फेच कर रहे होते हैं और पहले इंस्ट्रक्शन फेच हो जाने के बाद का जो स्टेप होता है सेकंड साइकिल में, जब वो डिकोड कर रहे होते हैं प्रोसेसर, तो साथ ही वो अगली इंस्ट्रक्शन जो है ना, दूसरी वाली सेकंड इंस्ट्रक्शन वो फेच कर लेता है। जब ये डिकोड करके हटता है और एग्जीक्यूशन में जाता है तो इस इंस्ट्रक्शन को अब ये डिकोड करना शुरू कर देता है। जब इसको स्टोर कर रहा होता है तो इस वाली इंस्ट्रक्शन को ये एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। इस चीज को हम पाइपलाइन आर्किटेक्चर कहते हैं कि एक अभी खत्म करता है एक स्टेप और दूसरा शुरू कर देता है साथ ही, इसको हम कहते हैं पाइपलाइन आर्किटेक्चर। यहीं से मैं अपनी बात शुरू करूंगा, लेस देन 1 मिनट रह गया, काइंडली दोबारा ज्वाइन करिएगा।